क्या आप जानते हैं, अब ऐसा वक्त आ गया है कि किसी पर भरोसा करना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना। एक ऐसी घटना जिसमें दो परिवारों की किस्मत अलग तरीके से लिखी थी। एक की किस्मत बहुत अच्छी और दूसरे की बहुत खराब। क्या इंसान के अंदर अब प्रेम भाव और दया की भावना बिल्कुल भी नहीं बची? ये कहानी सुनने के बाद शायद हर कोई अपने रिश्तेदारों के घर जाने से पहले 100 बार सोचेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाकले फैमिली के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक के एक डिस्ट्रिक्ट गदग से। यहाँ चर नामक सर्कल के पास एक एरिया है, दशर ओनी। यहाँ पर एक परिवार रहा करता था, बाकले परिवार। इसमें से एक थे प्रकाश बाकले, इनकी पत्नी सुनंदा बाकले और एक बेटा कार्तिक बाकले। ये परिवार काफी संपन्न था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। प्रकाश बाकले गदग बेडगिरी सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट थे। इनकी वाइफ सुनंदा भी यहां पर काम करती थी। इन्होंने काफी जमीन जायदाद भी बना रखी था, पैसे रुपये भी बहुत थे। इलाके में भी परिवार का रुतबा था। वैसे ये लोग 2 मंजिला के मकान में रहते थे। 17 अप्रैल 2024 इस दिन बेटे कार्तिक की सगाई होती है। घर पर ढेर सारे मेहमान वगैरह भी आए हुए थे। रिश्तेदार दोस्त जानने वाले, काफी धूमधाम से यह एंगेजमेंट वाला प्रोग्राम होता है। सभी लोग बहुत खुश थे। सगाई की रस्म पूरी करने के बाद धीरे धीरे रिश्तेदार अपने अपने घर पर लौटते हैं। 17 अप्रैल की शाम तक काफी सारे लोग चले भी गए। जो लोग थोड़े दूर के थे वह बाकले परिवार के घर पर ही रुकते हैं। 18 अप्रैल की सुबह हुई तो यह लोग भी जाते हैं। धीरे धीरे करके घर में बस एक रिश्तेदार का परिवार रह गया। हादीमानी परिवार इसमें थे, परशुराम हादीमनी, इनकी पत्नी लक्ष्मी हादीमानी और 16-17 साल की बेटी आकांक्षा हादीमानी। तो 18 अप्रैल की शाम तक घर में रह गए। 3 लोग हादीमानी परिवार से और 3 लोग बाकले परिवार के थे ही। तो टोटल 6 लोग हादीमनी परिवार भी आज ही निकल जाते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से इन्हें बाकले परिवार के घर पर ही रुकना पड़ता है। रात में सभी लोगों ने डिनर वगैरह किया और अपने अपने रूम में चले गए। सोने के लिए हादीमानी परिवार के तीनों लोग फर्स्ट फ्लोर के रूम में सोने के लिए चले गए। वहीं बाकले परिवार के लोग ग्राउंड फ्लोर पर थे। ग्राउंड फ्लोर के एक रूम में प्रकाश बाकले और उनकी पत्नी सुनंदा सो रहे थे और दूसरे रूम में इनके बेटे कार्तिक थे। अब समय होता है 18 अप्रैल 2024 के आधी रात का, या कहे तो 19 अप्रैल की तारीख शुरू हो चुकी थी। रात में 2 बजे के आसपास सभी लोग अपने अपने रूम में सो रहे थे। इसी बीच प्रकाश बाकले उठते हैं क्योंकि इन्हें वॉशरूम जाना था। इन्होंने सुनंदा को बताया कि वॉशरूम जा रहे हैं, अभी आते हैं। इससे सुनंदा की भी नींद खुल जाती है। अब दोनों पति पत्नी जग चुके थे, तभी अचानक से दोनों को ही कुछ आहट सुनाई देती है, जैसे कि कई सारे लोग एक साथ चल रहे हों। उनके पैरों की आवाज थी। अचानक से जोर की चीखने चिल्लाने की आवाज घर में गूंजने लगी। प्रकाश बाकले और इनकी वाइफ सुनंदा ये सुनते ही घबरा जाते हैं। इनके रूम का दरवाजा बस केवल भिड़ा हुआ था, कोई चटकनी वगैरह नहीं लगी थी। पता नहीं इनके दिमाग में ऐसा क्या आया कि अपने रूम से निकलकर बाहर देखने नहीं गए कि शोर क्यों हो रहा है, बल्कि इन्होंने अपने रूम के दरवाजे को अच्छे से बंद कर दिया, लॉक कर दिया, चटकनी वगैरह सब कुछ लगा दी। कुछ देर के बाद वह शोर शांति में बदल गया। घर में अचानक से फिर से सन्नाटा छा जाता है। अब वह पैरों की आवाज सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सुनाई देती है। ये काफी सारे लोग लग रहे थे। वह लोग नीचे आए और प्रकाश सुनंदा के रूम का दरवाजा खटखटाने लगे। इससे पति पत्नी बहुत डर जाते हैं और जोर जोर से पड़ोसियों को चिल्लाकर बुलाने लगे, मदद मांगने लगे। इनकी आवाज से दरवाजे खटखटाने वाले लोग और भी जोर से दरवाजा पीटने लगे। ये तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। अब जो भी लोग दरवाजा पीट रहे थे वो वहां से भाग गए। प्रकाश और सुनंदा की आवाज सुनकर आसपास के पड़ोस के लोगों को अजीब लगा। वह लोग भी अपने अपने घरों से बाहर निकले कि हुआ क्या है। प्रकाश बाकले ने इसी वक्त गदग टाउन पुलिस स्टेशन में कॉल लगा दिया। उन्हें सारी चीजें बताई कि घर में ऐसे ऐसे हुआ है। ढेर सारे लोगों की घर में चलने की आवाज आ रही थी। फिर अचानक से चीखने चिल्लाने की आवाज आई। जब वो शोर शांत हुआ तो उनके रूम का दरवाजा लोग पीटने लगे। यह सुनते ही पुलिस भी तुरंत हरकत में आती है। सोचा कि घर में चोर बदमाश घुसे होंगे। पुलिस फौरन बाकले परिवार के घर पर पहुंचती है। कुछ पड़ोसी भी पुलिस के साथ अंदर आए।
घर के अंदर चारों तरफ अंधेरा था। घर का मेन दरवाजा खुला हुआ था। पुलिस वाले अंदर गए। आवाज दिया, पूछा कि क्या किसी ने पुलिस को कॉल किया था। वह आ चुके हैं। यह सुनते ही प्रकाश ने भी आवाज दी। रूम के अंदर से वह और इनकी पत्नी काफी डरे हुए थे। आवाज सुनकर पुलिस उनके रूम के पास गई। उन्हें दिलासा दिया कि पुलिस आ चुकी है, दरवाजा खोलिए। इसके बाद प्रकाश और सुनंदा दरवाजा खोलते हैं, रूम से बाहर आते हैं। पुलिस से थोड़ी बातचीत की। घर में पूरा अंधेरा था। लाइट ऑन किया जाता है। ग्राउंड फ्लोर को पुलिस अच्छे से चेक करती है। फिर ये लोग फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं। वहां पर भी सब कुछ चेक किया गया। फर्स्ट फ्लोर की हालत काफी अस्त व्यस्त थी। वहां फर्स्ट पर जूतों के निशान काफी सारे थे, जैसे कि रक्त में जूते भीगे हुए हों, फिर उनसे चला गया हो। ये जूतों के निशान एक रूम से निकलकर ग्राउंड फ्लोर की ओर जा रहे थे। सीढ़ियों से होते हुए अब पुलिस फर्स्ट फ्लोर के रूम में गई, जहां से जूतों वाले रक्त के निशान शुरू हुए थे। जैसे ही ये लोग अंदर आए, सभी लोगों की जैसे रूह कांप जाती है। पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रूम में 4 लोगों के शव रक्त में पूरी तरह से भीगे हुए पड़े थे। बेड पर 3 लोगों के शव थे। हादीमानी फैमिली के तीनों लोग, परशुराम, लक्ष्मी और आकांक्षा फर्स्ट पर एक शव था। हादीमानी फैमिली के तीनों लोग, परशुराम, लक्ष्मी और आकांक्षा फर्स्ट फ्लोर पर का शव था। बाकले फैमिली से जो थे कार्तिक बाकले। वैसे पिछले ही दिन कार्तिक की सगाई हुई थी। कुछ दिन में शादी भी हो जाती, मगर वह यहां पर मृत पड़े हुए थे। सभी लोगों के ऊपर तेजधार हथियारों के निशान मिले। मारपीट के भी निशान थे। बहुत बुरी तरीके से हमले किए गए थे। इन लोगों के ऊपर सुबह होते होते पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया। मौके पे गदक टाउन पुलिस स्टेशन में सेक्शन 396 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम भी सैंपल्स इकट्ठा करती है। आखिर वह कातिल घर में एंटर कैसे हुए थे, प्रवेश कैसे किए थे। घर का मेन दरवाजा बिल्कुल सही सलामत था। बाहर से कातिल अगर इस दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करते तो यह दरवाजा अंदर से लॉक था। कातिलों ने बाहर से दरवाजे को नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसे अंदर से ही खोला गया होगा। ऐसे ही पुलिस घर के अंदर आने वाले जितने भी दरवाजे थे, खिड़की वगैरह थे, सभी को चेक करने लगी कि जिस कमरे में हादीमानी फैमिली सो रही थी, उस कमरे में खिड़की थी, उसमें कोई भी ग्रिल नहीं लगा था। बस एक फ्रेम था जहां पर कांच लगे हुए थे और यह खिड़की खुली हुई थी। ऐसे पुलिस ने सोचा कि यहीं से कातिल अंदर आ सकते हैं। वह खिड़की घर के एक साइड खुलती थी। उस साइड एक पतली सी गली भी थी, वहां से नाला भी बहता था। अब पुलिस इस साइड वाले गली में जाती है, वहां पर चेक किया जाता है। यहां दीवार पर धूल मिट्टी लगे हुए जूतों के निशान पाए गए। यहीं एसी की आउटर यूनिट भी लगी हुई थी। ग्राउंड फ्लोर की एक खिड़की भी यहीं पर खुलती थी। यहां से एक आदमी आसानी से फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ सकता है, उस रूम में जा सकता है। इसी साइड से कातिल घर में एंटर किए होंगे। यहीं पर एक नाला भी था, उसमें से एक चाकू पड़ा हुआ मिलता है। ध्यान से देखने पर इस पर कुछ जमे हुए रक्त के अंश पाए गए हैं। लगा कि कातिलों ने कत्ल करने के बाद चाकू यहीं पर फेंक दिया। अब पुलिस को कत्ल में यूज किया गया। वेपन भी मिल चुका था। लगा कि यह लूटपाट का केस है, इसीलिए ही बदमाशों ने कत्ल किया होगा। आईपीसी सेक्शन 396 में यही चीज आती है। मगर घर से कोई भी सामान गायब नहीं था। सारे कैश, गहने, कीमती चीजें सभी अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे। मृतक महिलाओं ने भी कुछ गहने पहने हुए थे। उनके जेवर भी सही सलामत थे। कुछ भी गायब नहीं था। कातिलों का बस यही मोटिव रहा होगा कि इस परिवार को खत्म करना है। पुलिस इस बात से भी थोड़ी कंफ्यूज थी कि वो लोग हादिमनी परिवार को मारने के लिए आए थे या फिर बाकले परिवार को, क्योंकि कातिलों ने सीधे हादिमनी परिवार पर ही हमले किए थे। बाकले परिवार के घर में मृतक कार्तिक बाकले फैमिली से था। घर के मुखिया प्रकाश बाकले और इनकी वाइफ काफी डरे हुए थे और दुखी भी थे। इनके रिश्तेदारों का कत्ल हो गया, साथ में खुद के बेटे का भी कत्ल हो गया। सारा पंचनामा करने के बाद पुलिस चारों शव को जीआईएमएस हॉस्पिटल भिजवा देती है पोस्टमार्टम करने के लिए। वैसे यह परिवार बहुत सीधा साधा था, इज्जतदार लोग थे, सोशल वर्कर भी थे। आखिर इनकी किससे क्या दुश्मनी हो सकती है।
पुलिस घर के मुखिया से उनकी फैमिली बैकग्राउंड और काम धंधों के बारे में पूछती है, सारी डिटेल्स लेती हैं, शायद यहां से कोई सुराग मिल जाए। पता चला कि प्रकाश बाकले ने 2 शादियां की हुई थीं। इनकी पहली शादी 1990 के आसपास रुक्मिणी नामक एक महिला से हुई थी, लेकिन 1975 में किसी कारणवश रुक्मिणी की मृत्यु हो जाती है। प्रकाश और रुक्मिणी के कुछ बच्चे भी थे। इतनी सी उम्र में ही मां की मृत्यु हो गई। बच्चों के ऊपर से मां का सहारा चला गया। अब इनका का ध्यान कैसे रखेंगे रिलेटिव्स और शुभ चिंतकों ने प्रकाश को सलाह दिया कि तुम दूसरी शादी कर लो। बच्चों को मां का सहारा मिलेगा और तुम्हारी भी आगे की जिंदगी ठीक रहेगी। प्रकाश ने लोगों की बात मान ली और सुनंदा नामक महिला से शादी कर ली। 1997 में प्रकाश और सुनंदा का एक बेटा भी हुआ, कार्तिक। प्रकाश की पहली पत्नी से भी कुछ बच्चे थे। सभी लोग इसी घर पर साथ में रहते थे। अब चाहे वो पिता प्रकाश हो या सौतेली मां सुनंदा, इन्होंने अपने किसी भी बच्चे में कोई भेदभाव नहीं किया। सबको बराबर प्रेम करती थे। पिता ने सबको अच्छे से पढ़ाया लिखाया। सभी बच्चे इनके लिए बराबर थे। प्रकाश ने खूब सारी प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद भी बना ली थी। वैसे ही बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए। सबसे बड़े बेटे थे विनायक बाकले, जो पहली पत्नी से थे। इनकी शादी हो चुकी थी और एक बेटी भी थी। इनकी दूसरे बेटे थे। प्रकाश बाकले की एक बेटी भी थी, उसकी भी शादी इन्होंने करा दी। अब बचे थे तो दूसरी पत्नी सुनंदा से जन्मे कार्तिक बाकले। 17 अप्रैल 2024 को, यानी कत्ल से एक दिन पहले, इनकी भी सगाई हो चुकी थी। जल्द ही शादी भी होने वाली थी, पर इनका कत्ल हो जाता है। तो इस तरह से लगभग सभी बच्चे अपना अपना सेटल हो चुके थे। पिता ने अपनी प्रॉपर्टी जायजा भी सभी बच्चों के नाम कर दी, बराबर बराबर। अब घटना वाले दिन, यानी 19 अप्रैल की बात करें तो पुलिस ने घर के आसपास लगे जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, सबको खंगालना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों से बातचीत होने लगी। घर पर किसी को आते जाते देखा हो, किसी पर शक हो। प्रकाश बाकले से भी पूछा गया कि आपके बच्चों में कोई झगड़ा विवाद हुआ हो, हाल के दिनों में घर में बहस वगैरह हुई हो। ऐसे ही बातचीत के दौरान मिला कि घर में एक बेटे हैं, दतिया बाकले। इन्होंने बैंक और ज्वेलरी शॉप में कुछ फ्रॉड डील की थी, जिस वजह से पिता प्रकाश बेटे पर काफी गुस्सा भी हुए। परिणाम यह हुआ कि बाप बेटे के रिश्तों में खटास बढ़ने लगी। बेटा अपना अलग रहने लगे। इस चीज से पुलिस को सबसे पहला शक दतिया बाकले पर होता है। इनसे पूछताछ हुई, इनके कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह की जांच की जाती है। इन्वेस्टिगेशन हुई, मगर यह निर्दोष साबित होते हैं। यहीं पुलिस को घर के आसपास लगे 2 कैमरों की फुटेज हाथ लगती है। इन्हें जब टाइमिंग के अनुसार चेक किया गया तो दिखा कि 19 अप्रैल की भोर में 2 से 3 सा बजे के बीच कुछ 6-7 लोग घर की ओर आए और थोड़ी देर के बाद चले गए। आते वक्त तो यह नॉर्मल थे, लेकिन जाते वक्त इन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे कि यह कोई भयानक कांड करके निकले हों, और यह जल्दबाजी में निकले। बाकले फैमिली से आगे बातचीत में मिला कि कुछ दिन पहले बड़े बेटे विनायक बाकले से भी पिता का कुछ विवाद हुआ था। ये प्रॉपर्टी को लेकर हुआ। इसके बाद ये घर से अपने परिवार को ले चले गए और इसी गदक शहर में ही कहीं और रहने लगे। इसने पिता को गुस्से में कुछ धमकी वगैरह भी दी थी। अब पुलिस इस आदमी को उठाने से पहले इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाती है। पिछले दिनों के सारे कॉल रिकॉर्ड्स देखे गए। आखिरी बार इसने किससे बात की, यह भी चेक किया गया। इसके छानबीन में पुलिस को 2 सस्पिशंस पेशियन इसलिए क्योंकि इस नंबर से विनायक ने पहले कभी बात नहीं की थी, लेकिन अचानक घटना के 3-4 दिन पहले से काफी बातचीत हो रही थी। घटना वाली रात भी विनायक की इसी 2 नंबर में से एक पर बात हो रही थी। आखिर ये नंबर है किसके? पुलिस ने सबसे पहले अपने रिकॉर्ड्स चेक किए। एक नंबर पुलिस के पास मौजूद था। यह था फिरोज काजी नामक एक आदमी का। यह थोड़ा बदमाश टाइप का आदमी था, क्रिमिनल माइंडेड था। अब आखिर इस तरह के आदमी से विनायक की क्यों बात होती है? और 14 अप्रैल के बाद इसकी काफी बातचीत हो रही थी। अब पुलिस ने विनायक बाकले को उठा लिया। इससे शक्ति से बातचीत होती है। विनायक बाकले प्रकाश बाकले की पहली पत्नी से जन्मा था। धीरे धीरे जब ये बड़ा हुआ तो इसे पता चला कि सुनंदा बाकले इसकी सौतेली मां है और कार्तिक सौतेला भाई है। विनायक को इसी वजह से लगा कि परिवार में इसके साथ अलग बर्ताव किया जा रहा है। पिता भी ज्यादा अटेंशन नहीं देते हैं,
इन सारी चीजों से घर में झगड़े होने लगे सुनंदा और प्रकाश। बाकले का कहना था कि हम लोग विनायक को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे क्योंकि वो घर का बड़ा बेटा था। किसी भी बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया, सबको बराबर प्रेम दिया, हर ख्वाहिशें सबकी पूरी की। लेकिन विनायक मानने को तैयार नहीं था। इसके दिमाग में बैठ चुका था कि इसके लिए सुनंदा सौतेली माँ है और कार्तिक सौतेला भाई, और उन दोनों के लिए यह भी सौतेला है। इसने पिता की प्रॉपर्टी में अपने हिस्से की मांग की। पिता ने इसकी खुशी के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी बराबर बराबर बच्चों में बांट दी, लेकिन विनायक को यह पसंद नहीं आता है क्योंकि प्रॉपर्टी का एक हिस्सा कार्तिक के पास भी चला गया, जो यह नहीं चाहता था। इसका मानना था कि कार्तिक को कोई भी हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अभी भी सब कुछ नॉर्मल रहता है। पिता से खुद की प्रॉपर्टी मिलने के बाद विनायक उन्हें बेचना शुरू कर देता है। 3 प्रॉपर्टी इसने बेच भी दी थी। यह चीज इसने पिता को नहीं बताई थी। जब पिता को यह पता चला तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है कि तुम्हें अपनी विरासत की जमीन नहीं बेचनी चाहिए, तुम अपने दम पर ही कुछ काम करो। इस घटना के बाद झगड़ा और भी बढ़ जाता है। विनायक अपने फैमिली को लेकर घर से निकल गया और कहीं और रहने लगा। अब इसके मन में पिता प्रकाश के लिए नफरत पैदा होने लगी। सौतेली माँ सुनंदा और सौतेले भाई कार्तिक के लिए तो नफरत पहले से ही थी। अब यह इन तीनों को खत्म करना चाहता था। इसके मन में लालच आ गया कि उन तीनों के जाने के बाद कार्तिक की प्रॉपर्टी भी इसकी हो जाएगी, फिर यह जो चाहे वो करेगा। अब वह जाता है इलाके के एक दबंग आदमी के पास, एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी के पास, जो था फिरोज काजी। वह कार ब्रोकर था। विनायक ने इसे अपने पिता सौतेली माँ और सौतेले भाई के कत्ल की सुपारी दी। 55 लाख में डील फिक्स होती है। विनायक ने यह भी कहा कि घटना को ऐसे अंजाम देना कि लूटपाट का केस लगे। कत्ल करने के बाद तुम लोग घर से सारे कैश, गहने वगैरह सब कुछ लूट लेना। विनायक ने सब कुछ बताया कि पैसे यहां पर होते हैं, गहने यहां पर रखते हैं। 14 अप्रैल के आसपास विनायक फिरोज के पास गया था। इसने कहा कि घर पर 3 लोग होंगे, फर्स्ट फ्लोर पर वो सोते हैं, रात में जाना और सबको खत्म कर देना, और जो भी पैसे गहने तुम लोग लूटोगे वह सब कुछ तुम्हारे इनाम समझ लो और 85 लाख सुपारी के तौर पर मिलेंगे। वह लोग रेडी हो गया। जाहिर सी बात है कि फिरोज यह काम अकेले तो कर नहीं सकता, इसीलिए इसने अपने एक दोस्त जिशान से बात की। इन दोनों ने एडवांस में विनायक से 10 लाख मांगे। विनायक ने 10 लाख का इंतजाम करके दे भी दिए। अब दोनों बदमाश महाराष्ट्र के मिर्ज से अपने साथियों को बुलाते हैं। महेश जगन्नाथ सलके सोहेल, अशफाक काजी साहिल, अशफाक काजी सुल्तान जिलानी शेख और वहीद लियाकत। 5 लोग मिरज से आए और 2 लोग गदक में ही थे। टोटल 7 लोगों को यह कत्ल अंजाम देना था। डेट फिक्स हुई 18 अप्रैल की रात की। इससे पहले 2-3 दिनों तक घर की खूब रैंकिंग की जाती है। कैसे कैसे अंदर जाएंगे, कैसे तीनों को खत्म किया जाएगा, सारा प्लान बनाया गया। काफी दिनों से विनायक बाकले घर से दूर था, इसीलिए इसे वहां की सिचुएशन और माहौल पता नहीं था। 17 अप्रैल को कार्तिक की सगाई होती है। घर में खूब सारे मेहमान भी आए हुए थे। सगाई के बाद सभी लोग जाने भी लगे। इन्हीं मेहमानों में थे हादीमानी परिवार। ये लोग कर्नाटक के कोपल से आए हुए थे। 18 अप्रैल की शाम 7 बजे इनकी गदक से कोपल की ट्रेन थी। सभी मेहमान जा चुके थे। हादीमानी परिवार ही सबसे आखिरी में निकलता है, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से इनकी ट्रेन छूट जाती है। प्रकाश बाकले ने कहा कि कोई बात नहीं, अगले दिन चले जाइएगा, आज घर पर ही रुक जाइए। इसीलिए हादीमानी परिवार बाकले परिवार के घर पर ही आ गए। वैसे ये लोग सुनंदा के रिश्तेदार थे। बाकले फैमिली ने इन्हें फर्स्ट फ्लोर पर सोने को कहा और ये खुद ग्राउंड फ्लोर पर सोते हैं। इसी 18 अप्रैल की रात में सुपारी के कातिल फिरोज ने विनायक को कॉल करके कि आज ही हम लोग हमला करेंगे। रात में 2 बजे के करीब गाड़ी से सभी 6-7 बदमाश बाकले फैमिली के घर पर पहुंचे। घर की एक साइड में पतली सी गली थी, वहीं पर कांच की खिड़की थी। ये लोग ऐसी यूनिट के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। खिड़की खुली हुई थी। वहां से अंदर गए उसी रूम में ही हादीमानी परिवार सो रहे थे। इन्हें जब आहट लगी तो उनकी नींद खुलती है। ये बदमाशों को देखकर चीखने चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उन बदमाशों ने चाकू और बाकी चीजों से परिवार पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। इन्हें लगा कि 3 लोगों को मारना था, हमारा काम पूरा हो गया। अब यहां से निकलने वाले थे, तभी आवाज सुनकर कार्तिक उठता है और ये फर्स्ट फूड के रूम में गया।
देखने की शोर क्यों हो रहा है। हुआ क्या? बदमाशों ने इसे पकड़ लिया और चाकू से इसे भी खत्म कर दिया। फिर इन बदमाशों को ग्राउंड फ्लोर के कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है। सोचा कि उस रूम में भी कोई होगा। अब यह लोग नीचे आए, उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की। उस रूम में प्रकाश बाकले और सुनंदा बाखले थे। इन्होंने दरवाजे को लॉक कर दिया था। बदमाशों के यहां आते ही और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये लोग पड़ोसियों को चिल्लाने लगे। मदद के लिए पूरे घर की लाइट वगैरह भी ऑफ थी। बदमाशों ने जानबूझकर ऑन नहीं किया था ताकि पड़ोसी को कुछ शक ना हो कि घर की लाइट क्यों ऑन है। पति पत्नी के चीखने से बदमाश डर जाते हैं। सोचा कि इनका जैसा कॉन्ट्रैक्ट था 3 लोगों को खत्म करने का, वह तो हो ही गया, बल्कि एक एक्स्ट्रा खत्म कर दिया। अब यह लोग यहां से चले जाते हैं, चाकू को गटर में फेंक देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम विनायक ने फिरोज को कोई भी फोटो वगैरह नहीं दी थी। किसको खत्म करना है? बस कहाँ था कि घर में 3 लोग होंगे, उन्हीं को खत्म करना है। विनायक जानता था कि घर में और कोई है भी नहीं, कोई काम करने वाले नौकर चाकर भी नहीं है। बस 3 ही लोग हैं, पिता, सौतेली माँ और सौतेला भाई। फोटो की क्या जरूरत? फिरोज ने भी कोई फोटो वगैरह नहीं मांगा था। विनायक को कोई भी आइडिया नहीं था कि घर में और भी रिश्तेदार होंगे और वो फर्स्ट फ्लोर पर सोएंगे, जहां पर इसके माता पिता और भाई सोते हैं। कार्तिक की सगाई के बाद सभी लोग जा चुके थे। हादीमानी परिवार भी 18 अप्रैल की शाम तक निकल चुका था, लेकिन बदकिस्मती से इनकी ट्रेन छूट गई और इन्हें रिश्तेदार के घर पर ही रुकना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट किसी और का दिया गया और कत्ल किसी और का हुआ। जब यह सारी चीजें बाहर आई तो पिता प्रकाश और सुनंदा को बहुत बड़ा झटका लगता है कि इनके ही बेटे विनायक ने इनके कत्ल की सुपारी दी थी। इन्हें बहुत बड़ा सदमा लगाता है। कर्नाटक पुलिस महाराष्ट्र के मीरज, गोवा और गदग के कई हिस्सों से सभी बदमाशों को अरेस्ट करती है। 22 अप्रैल तक पुलिस ने केस का खुलासा कर दिया। वह ऑल्टो गाड़ी जिसे बदमाशों ने यूज किया था, पुलिस उसे भी जब्त कर लेती है। कत्ल में यूज किया गया वो वेपन भी मिल गया। सभी लोग अपना जुर्म स्वीकार भी कर लेते हैं। इस तरह से प्रॉपर्टी के लालच और फिजूल की गलत फहमी में 4 लोगों का कत्ल हो गया। खुशकिस्मती से 2 लोगों की जान बच जाती है। फिलहाल ये केस कोर्ट में चल रहा है दोस्तों। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है दोस्तों। इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक अपकमिंग अद्विक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।